morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. 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 सर आप म्यूट हो सर। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ, ओके सर। सर। ओके ओके। ऑडियो Okay, sir. देखिए, इससे जो प्रीवियस मेरी क्लास थी उसमें हम क्वालिटी ऑफ रिसर्च ये सारा हमने डिस्कशन किया था। एंड टुडे इन दिस क्लास आई विल कवर टू टॉपिक्स। वन इज इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड कोलैबोरेशन फॉर रिसर्च, and second topic will be problems encountered by researchers in India. So today we will discuss first we discuss the international linkages and collaboration for research. ये टॉपिक कवर तो नहीं हुआ ना अभी? कभी किसी एक्सपर्ट ने कोई कवर किया है इसमें से कुछ? No, sir. नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो इन अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो लास्ट में मैंने इसे पर्टिकुलर स्लाइड से अपना लेक्चर फिनिश किया था, जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि अगर क्वालिटी रिसर्च आप काम कर रहे हैं, इन दैट केस देयर विल बी ए क्वालिटी पब्लिकेशन, रिसर्च ग्रांट्स, एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन पब्लिकेशंस भी आपके नंबर होगा, अच्छा होगा, रिसर्च ग्रांट यू मे गेट, एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या था? क्वालिटी रिसर्च। इस स्लाइड पे मैंने अपना डिस्कशन किया था, अगर किसी को याद है तो। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके सिनॉप्सिस प्रिपरेशन, सिनॉप्सिस देन थीसिस प्रिपरेशन, देन मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग। तो इनका जो बेस है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट मेरा एडवाइस सभी को है, कीप रीडिंग द साइंटिफिक जर्नल्स। जिस दिन आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ, जिस दिन आपका पीएचडी का रिजल्ट आउट हुआ, यानी जब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का आपका रिजल्ट आउट हुआ, तभी से ही आपने ये डिसाइड आपका हो गया है कि नाउ यू आर गोइंग इनटू द फील्ड ऑफ द रिसर्च, पीएचडी आपको करना है। तो फर्स्ट मेरा एडवाइस है, कीप रीडिंग द साइंटिफिक जर्नल्स। ये आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये क्यों पढ़ना चाहिए? टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नॉन, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है और क्या चल रहा है। टू लर्न व्हाट मोर आर द गैप्स इन द स्टडीज। किसी भी रिसर्च पेपर के या थीसिस के जब कंक्लूजन समरी पे आप जाएंगे ना, तो वहां से भी कुछ आइडियाज आपको मिलेंगे। फ्यूचर स्कोप्स जनरली हर रिसर्च पेपर में आपको मेंशन मिलेगा, थीसिस में भी आपको फ्यूचर स्कोप उस पर्टिकुलर स्टडी का होगा, और वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आई, ऑथर ने क्या प्रॉब्लम फेस की है, एवरीथिंग वाज मेंशन्ड इन दी एनी जर्नल, एनी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दैट पेपर, और एज वेल एज थीसिस आल्सो।
इन थीसिस में भी आपका डेफिनेटली ये कंक्लूजन जो फ्यूचर स्कोप है वो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में रिसेंट अप्रोचेस, क्या चल रहा है आपकी फील्ड में, रिसेंट टेक्निक्स क्या है, किस फील्ड में आप, ऐसा नहीं है कि हमने कोई आउटडेटेड वर्क ले लिया, जो ट्रेडिशनल वर्क है उसी को आपने ले लिया और उसी पे आपने काम स्टार्ट किया, तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा। आप अपना एनालिटिकल अपना फ्रेमवर्क डेवलप करिए और जो ऑथर्स के जो सजेशंस है, चाहे वो थीसिस में हो चाहे रिसर्च पेपर में हो, उन सजेशंस को आपको डेफिनेटली पढ़ेंगे तो आपको नए आइडिया डेवलप आपके माइंड में डेफिनेटली आएंगे, तो आप एक नई प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, आपके माइंड में नया कुछ आइडिया क्रिएट, इनोवेटिव आपका आइडिया आपके माइंड में क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट वी डिस्कस इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड कोलैबोरेशन फॉर रिसर्च। देखिए, इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन ये क्या इम्पैक्ट करता है, ये डेफिनेटली दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाई क्वालिटी रिसर्च, ये इंडिकेटर है डेफिनेटली। ये वाइस वर्सा है, दोनों बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत सिचुएशंस है वाइस वर्सा। अगर आप क्वालिटी रिसर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल जो कोलैबोरेटर्स है वो आपके पेपर्स को पढ़ेंगे, जैसे ही आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे वो आपसे डेफिनेटली दे विल इंटेंड टू कोलैबोरेट विद यू, तो वो डेफिनेटली आपसे उनका कोलैबोरेशन करने का उनका भी इंटेंशन होगा। तो इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन आपके हैं, देन दिस इज द इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च। यानी अब अगर आप हाई क्वालिटी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपको बनाना बहुत आसान है, और वाइस वर्सा उल्टा मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशंस हैं तो उस केस में भी आप हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों एक बार है, दोनों केसेस में आप ये प्रोपोर्शनल है, एक वन स्टेप बाय स्टेप नहीं है, दोनों को 1-to-1 मैपिंग है यहाँ। लेकिन हाई क्वालिटी रिसर्च का इंडिकेटर कैसे है, देखिए, वाया एक्सेस टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। आप उस पर्टिकुलर कंट्री की या उस पर्टिकुलर लैब में क्या चल रहा है, क्या इनोवेशन वहां पे चल रहे हैं, वो आप उस नॉलेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, नंबर 1। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आप देखेंगे, एक इनवाइटेबली ब्रॉडन ए पर्सन्स ओरिजिन। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी सोच क्या है, उसको भी ये डेफिनेटली ये जो नेटवर्क जो डेवलप होगा ये लाइफ टाइम आपकी मदद करने वाला है। एक बार अगर आपका लिंकेज बन गया, इंटरनेशनल या नेशनल कोलैबोरेटर एक बार आपका एस्टेब्लिश हुआ, रिलेशन आपका एस्टेब्लिश हुआ, ये रिलेशन रिसर्च पेपर में आपने वहां से कुछ डेटा एनालिसिस किया, वहां उस कोलैबोरेटर के नाम आपने अपने रिसर्च पेपर में दिया, तो डेफिनेटली आप उस ग्रुप का कोई ना कोई हेल्प डेफिनेटली करेंगे। तो उस सिचुएशन में ये दोनों ही सिचुएशन आपके लिए यूजफुल है। पब्लिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पर्सन का जो आपका इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट होगा वो भी इस केस में होगा, और नेशन के लिए भी ये, नेशन के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कोलैबोरेशन के दोनों बेनिफिट्स हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन, इंडिविजुअल टू नेशनल लेवल एंड नेशन टू इंडिविजुअल लेवल। ये दो अप्रोच की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। एंड दीज कोलैबोरेशंस गिव अपॉर्चुनिटी टू शेयर एक्सपीरियंसेस, डेटा, मेथड्स that can provide the basis for new and important perspective on existing practices। यानी कि उन कंट्रीज में क्या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, किन एग्जिस्टेंस मेथड्स पे काम हो रहा है, क्या उन इंस्टीट्यूट्स का, अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का रिसेंट में क्या उनका वर्क चल रहा है, वो डेफिनेटली नॉलेज शेयरिंग वहां पे होगा। और अगर आप इस तरीके के बॉटम अप, यानी आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, एंड टॉप डाउन ये नेशन के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम अप, दिस इज इंक्रीज्ड एक्सपोजर आपको मिलेगा, आपको यू एक्सिस आपको मिलेगा, पर्सनैलिटी आपका डेवलपमेंट होगा, एंड सीइंग द स्किल्स एंड नॉलेज डेफिनेटली यू विल बेनिफिटेड
इन दिस पर्टिकुलर में इंडिविजुअल बेनिफिट्स के साथ साथ में, जैसे मैंने दूसरा कहा आपको, टॉप डाउन, अगर नेशनल के लेवल पे अगर हम बात करें रिसर्च बेनिफिट्स, उस कंट्री को डेफिनेटली रिसर्च में वो बेनिफिट होगा। डिप्लोमेसी, दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस होंगे, बिजनेस, ट्रेड एंड बेनिफिट्स, तो ये इंडिविजुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और आपके जिस कंट्री या स्टेट में आप रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल। नाउ व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म? देखिए, नीड, स्किल एंड शेड्यूल, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या आपकी आवश्यकता है, क्या आप में स्किल्स है, और अगर ये है तो एक कोलैबोरेटर आप सर्च करिए। ये किसी का माइक ऑन है, म्यूट करिए इसको, मकसूद। नाउ आपका नीड, स्किल एंड शेड्यूल, इनको आप इंटीग्रेट करिए, डेफिनेटली देयर विल बी ए रिसर्च कोलैबोरेशन आपके पास होगा। एंड इसमें बस डेफिनेटली क्या है कि आपको कोलैबोरेटर को सर्च करना होता है, उससे कम्युनिकेशन करना होता है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम वहां भेजनी होती है, वो कन्विंस होता है, उसके बाद में you may go ahead. So innovation and mobilization will be there when a research collaboration will established between you and other researchers. देखिए, इंट्राडिसिप्लिनरी हो सकता है ये, यानी अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें, साइंस के आपके ग्रुप के बीच में हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है, ये साइंस और आर्ट्स, साइंस ह्यूमैनिटीज के बीच में हो सकता है, ट्रांस डिसिप्लिन, यानी एक प्रॉब्लम पे डिफरेंट ग्रुप्स वहां पे काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स भी वहां पे काम कर सकते हैं। बेसिकली दीज आर द थ्री टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस: इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी सेम डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इंटरडिसिप्लिनरी मोर देन दो से ज्यादा डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी जो सभी के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हम सोलर एनर्जी की आज बात करते हैं, एनर्जी की हम बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरमेंट सभी का विषय है, सभी फील्ड, सभी हम डिसिप्लिन की बात करें तो एनवायरमेंट किसी की ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट है, अब फिजिक्स का भी पार्ट है, केमिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है एनवायरमेंट जब पॉइंट आपका आता है तो। नाउ कलेक्टिव इंपैक्ट ऑन रिसर्च हाइपोथेसिस, आप यहां देखिए, इंडिविजुअल वर्क करते रहिए आप, ठीक है, आप इंडिविजुअल वर्क करते रहिए अपना, तो आपको एक ब्लैक सर्कल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इस ब्लैक सर्कल में ही बंद के रह जाएंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक आपका कोलैबोरेशन होगा, और डोमेस्टिक कोलैबोरेशन अगर आपका अच्छा है तो यू विल डेफिनेटली गेट द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो यहाँ आप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल वर्क आप करते रहिए लाइफ टाइम, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल वर्क बहुत क्वालिटी का है तो डोमेस्टिक कोलैबोरेशंस आपके होंगे, डोमेस्टिक कोलैबोरेशंस अगर आपके हैं डेफिनेटली इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी होंगे। तो कलेक्टिव हमें इम्पैक्ट अगर हम देखें, रिसर्च हाइपोथेसिस, इंडिविजुअल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक कोई हाइपोथेसिस है, रिसर्च प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, और इंडिविजुअल आप अपना कुछ रिसर्च, ये प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, इंडिविजुअल आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, डोमेस्टिक कोलैबोरेशंस आप कर रहे हैं तो कोई उसे पर्टिकुलर स्टेट, एक स्टेट, दो स्टेट, तीन चार स्टेट, इन स्टेट्स को कंबाइन करते आप किसी रिसर्च हाइपोथेसिस प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल को यहाँ पे दो या अदर स्टेट्स के बीच में आप कंबाइन करके ले सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक ऐसी प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करें जो मोर देन 2 और 3 स्टेट्स को, कंट्रीज को अगर वो इम्पैक्ट कर रही है, देन यू में दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर। देखिए चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर कोलैबोरेशन? पहला है कम्युनिकेशन,
हम किन से कम्युनिकेट करें, कैसे करें। दूसरा है फंडिंग रिक्वायरमेंट और तीसरा है आप कोलैबोरेटर। तो फंडिंग रिक्वायरमेंट, ये 3 बड़ा मेजर इश्यूज है कि किस तरीके से हम हमारे सामने ये चैलेंजेस आते हैं कोलैबोरेशंस के लिए। नेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के केस में भी दिस इज द सिचुएशन। क्योंकि कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल रेप्यूट साइंटिस्ट आपसे क्यों कोलैबोरेट करेगा, क्यों आपसे लिंकेजेस उसके डेवलप होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस हमारे कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स को फेस करने होते हैं। पहला है कम्युनिकेशन, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कोलैबोरेटर। देखिए कुछ मैं इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स, इनका मैं डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम 1 by 1 उनकी बात करें तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपने नाम सुना हो SERB न्यूटन भाभा इंटरनेशनल फेलोशिप है। दिस इज SERB न्यूटन भाभा इंटरनेशनल फेलोशिप। ये यूके का एक रॉयल सोसाइटी है और SERB जो DST अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका एक यूनिट है SERB। आगे आगे पाचे कर उठा कर। अरे मुकेश जी, क्या कमरे में हो या कहीं मार्केट में हो, या अटेंडेंस के लिए ज्वाइन किया है? यही प्रॉब्लम है अपने इंडिया की। अभी ये कोर्स वर्क ऑफलाइन होता तो आना पड़ता ना भैया। ये नाम सुना है किसी ने, न्यूटन भाभा इंटरनेशनल फेलोशिप? ये देखिए रॉयल सोसाइटी है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, और SERB हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके बीच का ये, इन 2 बॉडीज के बीच का MOU है बेसिकली ये। इसमें 15 रिसर्च प्रपोजल्स फॉर न्यूटन भाभा इंटरनेशनल फेलोशिप्स आर प्रमोटेड पर ईयर, कलेक्टिवली कवरिंग, जो फील्ड्स इसमें कवर हो रहे हैं ना, वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये स्ट्रीम्स जिसको स्टेम हम कहते हैं ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, basically these fields are covered in this particular scheme. दूसरा है SERB ओवरसीज डॉक्टरल फेलोशिप। पोस्ट डॉक्टरल की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि आप सब PhD स्टूडेंट है ना, तो डॉक्टरल फेलोशिप की मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। कोलैबोरेशंस ऑफ विथ वेरियस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स टू डू डॉक्टरल प्रोग्राम। PhD के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश हो गया, वहां जाके अब आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग $2000 आपको मिलेगा। 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DST की वेबसाइट आप देखेंगे तो ये स्कीम्स आपको इजीली अवेलेबल आपको मिलेंगी। ये ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं देखिए स्ट्रीम आपका कुछ भी हो, फैकल्टी कोई सा भी हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, आप इन इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट अगर आप देखेंगे, ये स्लाइड मिल जाएगी आप लोगों को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, और ये डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी जैसे राइज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, इन ये लिस्ट आपको अवेलेबल होगी। तो इन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं। इनके साथ में ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने एग्रीमेंट कर रखे हैं। इसके बाद में हम बात करें SN बॉस स्कॉलर्स प्रोग्राम। ये एक नई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडो US स्कीम है बेसिकली, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का ये जॉइंट प्रोग्राम है। इसके अंदर 50 इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं
उनको वो 10 से 12 वीक का प्रोग्राम यहाँ पे ये है। समर में अपना अगर कुछ करना चाहे वो इंटर्नशिप टाइप, तो 10 to 12 वीक का ये प्रोग्राम है, जो कि स्टाइफंड इसमें अवेलेबल है $2000। हेल्थ इंश्योरेंस, एयर फेयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है जो कि इंडिया और यूएस, इन स्टूडेंट्स के बीच में अगर आपका यूएस में कोई कोलैबोरेशन है तो इस तरीके की रिसर्च, कुछ इंटर्नशिप आप 10 से 12 वीक वहां पे जाके अपना काम कर सकते हैं। इसमें जेब से कुछ नहीं लगेगा। जो भी ये $2000 में भी हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स है वो कुछ बचा के लिए आते हैं, बच जाता है उनके पास, सेविंग्स कुछ हो जाता है, क्योंकि इंडिया की हमारी आदत में है ना बचाना, सेविंग करना, अच्छी बात है। देन प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च, ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें 100 जो स्कॉलरशिप है, 100 स्कॉलरशिप पर ईयर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप यूजीसी की वेबसाइट आप देख सकते हैं, डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। यूजीसी की जो स्कीम्स है ना, वो सभी स्ट्रीम्स के लिए ध्यान देना। साइंस के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं है ऐसा, साइंस है, आर्ट्स है, हर स्ट्रीम, हर फैकल्टी के लिए अवेलेबल है यूजीसी की स्कीम्स। इसमें लगभग 55,000, ये वेरी करता है कि आप JRF है, SRF है या रिसर्च एसोसिएट है। पीएचडी के बाद में अगर पीएचडी कंप्लीट हो गया देन आपको रिसर्च एसोसिएट कुछ कैटेगरी में आपको फेलोशिप मिलती है। तो 55,000 से 72 लगभग 72,000 फेलोशिप्स स्टाइपेंड आपको इस स्कीम के अंदर मिल सकता है। 4 ईयर का ये स्कीम है। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 50% इसमें पार्टनर कंपनी का है। जैसे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी अगर फंडिंग करता है, आपकी प्रपोजल आपका अच्छा है, या किसी आपके रिसर्च के केस में आपने किसी जैसे DCM से आपने कोई कोलैबोरेट किया, आपकी प्रॉब्लम उनको अच्छा लगी, तो 50% मैचिंग ग्रांट वो देंगे और 50% इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करेगा। साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर भी इसमें इन्वॉल्व है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर इसमें कवर हो रहा है। अगर हम डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज की बात करें तो वहां आप अपने इंडिविजुअल माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा अभी आप लोगों को, क्योंकि आपके पास PhD डिग्री नहीं है। लेकिन माइनर जो प्रोजेक्ट्स हैं, माइनर प्रोजेक्ट का फंडिंग जो लिमिट है 2 लाख, कुछ स्पेशल केसेस में 5 लाख तक इनका कुछ एजेंसीज देती हैं। तो इन फंडिंग एजेंसीज से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च प्रपोजल आप इनको भेज सकते हैं। और अगर आपको रिसर्च डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना फंड, कितना ग्रांट आपको अवेलेबल हो सकता है, कितना ग्रांट आपको मिल सकता है। देखिए ये कुछ एजेंसीज हैं जिनकी मैं यहाँ पे बात करूं। DST सब जानते हैं आप लोग, UGC सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा ना, एनवायरनमेंट में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा काम कर सकता है एनवायरनमेंट। CSIR जनरली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ज्योग्राफी और इस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स यहाँ पे, फिजिक्स जो अर्थ है, फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है। इसके बाद में सोशल साइंस, आर्ट्स, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, यहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें एक फाइल, जो एक PDF फाइल में शेयर करूंगा, आप में से किसी भी एक स्टूडेंट का मेरे को नंबर दे देना। यहाँ का कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जो यूनिवर्सिटी का है, वो मेरे से एक व्हाट्सएप लेना और आपके ग्रुप में शेयर कर लेना, या मैं रिसर्च में विपुल जी को भेजूंगा। तो एक स्लाइड में अभी एक PDF आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको एक बार देखिएगा। देखिए टोटल जो अगर हम बात करें, जैसे कभी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमारे आर्ट्स में और सोशल साइंसेस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में एजेंसीज है ही नहीं, हम कहाँ से कोलैबोरेट करें, कहाँ से फंडिंग हमारा रिक्वायरमेंट होगा, कहाँ हम प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर
टोटल अगर हम बात करें तो 66 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर। टोटल 66 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, एजेंसीज हैं जो कि फंडिंग के लिए अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन आपका रिसर्च प्रॉब्लम यहाँ मैटर करेगा। प्रॉब्लम अच्छा है देन यू मे अप्लाई हियर। तो इस तरीके से 66 ऐसी एजेंसीज हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनजीओज मिनिस्ट्री की, जो कि जहाँ पे आप अपने प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आपका अच्छा है देन यू डेफिनेटली गेट द ग्रांट फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स। ये कुछ इंटरनेशनल है तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, नाम अगर नहीं सुना है, हो सकता है आपने नाम भी नहीं सुना हो। इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप देखिए। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ये मैंने ईमेल भी है, वेबसाइट भी अवेलेबल है यहाँ पे। ईमेल आईडी है, आपको फोन नंबर भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा और वेबसाइट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसी तरीके से मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ये डायरेक्टरेट ऑफ राइज रिसर्च, ठीक है। देन और अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, क्योंकि सोशल साइंस में मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स फंडिंग के लिए ये अच्छा, इनके पास अच्छी फंडिंग है, ICSSR। एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सीज फंड, ये भी हमारे यहाँ पे आप एड्रेस आप देख सकते हैं, ICR की एक यूनिट है जो कि ये इस तरीके की फंडिंग के लिए अवेलेबल है। नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट आप में अगर जुड़ा हुआ है तो वो इस पर्टिकुलर साइट पे, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कम्युनिकेट अपना करस्पॉन्डेंस कर सकता है। CSIR मैंने आपको बताया। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एक दो और मैं बात करूं यहाँ पे, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA और DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी एक साइंस स्टूडेंट्स जो एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो एक बेटर ऑप्शन फॉर साइंस, ये भी साइंस स्टूडेंट्स की हम बात करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अगर कोई जैसे बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देन रिसर्च स्कीम ऑन पावर, ये फूड कंट्रोल है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो डिफरेंट, अच्छा यहाँ पे जैसे हम इसकी बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो ऑल इंडिया जो AICT का यूनिट है, ये टेक्निकल एजुकेशंस या उनके लिए बेसिकली ये ग्रांट्स के लिए अवेलेबल है, अगर कोई टेक्निकल फील्ड में कोई काम कर रहा है तो। ये SERB अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग साइंटिस्ट, ठीक है ना, ये आप किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू मे अप्लाई। ये एक पर्टिकुलर है अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग साइंटिस्ट, जो नए कुछ स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटिव कुछ आइडियाज हैं, तो यह ये भी आपका एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो यूनिट है, ये यंग साइंटिस्ट, लेकिन एज आपका लेस देन 35 होना चाहिए। इसमें ये यंग साइंटिस्ट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं, बेसिकली 35 अपर लिमिट है यहाँ पे 35 ईयर्स। तो ये मैं आपको लिस्ट पूरी शेयर कर दूंगा, इस पे काफी हम डिस्कशन में टाइम अगर नहीं करें, बट अभी मैं इसको बंद नहीं कर रहा, अगर कोई डिस्कशन किसी को करना है देन वी विल कंटिन्यू। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो ये तो हमारा कुछ फंडिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। यहाँ कोई सवाल है किसी का तो बोल सकते हैं। इसके बाद हम इन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर का आधा पार्ट मेरा हो गया है। यहाँ इंटरनेशनल लिंकेजेज एंड कोलैबोरेशंस, इसमें कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल है आपका, तो हम 15 से 20 मिनट 15 मिनट यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद वी विल स्टार्ट दिस नेक्स्ट पॉइंट। 15 मिनट का हम डिस्कशन ओपन है, ओपन टू ऑल है, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग सर। जो अभी आपने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट बताई,
इस लिस्ट में अपना जो अपन अप्लाई करेंगे तो वो तो तब करेंगे जब अपनी सिनॉप्सिस सबमिट हो जाएगी या अपना टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा, उसके बाद अपन अप्लाई कर सकते हैं या अभी अप्लाई कर सकते हैं इनमें से? नहीं, जैसे मैं सिनॉप्सिस साइंस का स्टूडेंट हूँ। हाँ, क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है सर। हिस्ट्री। तो इसमें क्या Yes, है sir. कि जैसे आपका अभी सिनॉप्सिस पे आप काम करो, यस। ठीक है ना, अभी आप अपनी सिनॉप्सिस पे काम करिए और वो जो आपका रिसर्च जो टॉपिक आपका रहा, उस रिसर्च Yes. टॉपिक को आप रिसर्च प्रपोजल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसी रिसर्च जो आपका प्रॉब्लम है उसको एज इट इज आप प्रोजेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट राइटिंग का लेक्चर हो गया क्या आप लोगों का? नहीं हुआ सर। नहीं। तो अभी नहीं मैं हुआ लास्ट सर। में देखता हूँ, हैं? नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। ठीक है, ये माइक म्यूट करिए, जिसको क्वेश्चन करना है ना वही स्टूडेंट अपना माइक ऑन रखिए, बाकी म्यूट कर दीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। जिसका कोई क्वेरी है, स्पेसिफिक कोई क्वेरी है, वही अपना माइक को अपना अनम्यूट करे और बाद में प्रॉब्लम अपना सवाल कर लिया फिर आप अपना माइक बंद कर दीजिए। तो मेरा इसमें ये था आपको रिप्लाई कि जो आपने अपना रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया उसका मेथोडोलॉजी भी लिया है, क्योंकि वो जो सिनॉप्सिस है ना, वो सिनॉप्सिस को ही आप प्रपोजल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई अभी अवेलेबल है तो मैं आपको इसको शेयर कर सकता हूँ। एक सेकेंड, नहीं है तो मैं फिर रिसर्च सेक्शन से मैं बात करता हूँ। जैसे एक डीएसटी का मैंने तारे स्कीम बोला, डीएसटी इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, लेकिन ये अभी आपके काम का इसलिए नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और किसी गवर्नमेंट सेटअप में आप लेक्चरर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप लग जाते हैं ना, या आप किसी लैब के अंदर साइंटिस्ट बन गए, तो आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे जैसे IITs है, NITs है, यहाँ आप अपना एक मेंटोर अपना ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक मेंटोर है, IIT दिल्ली में अगर आपका कोई मेंटोर बन सकता है तो उससे आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट लगभग, इसमें एज लिमिट 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्योंकि अभी ये पीएचडी के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैंने इससे अभी आपसे इसका डिस्कशन नहीं किया है। देखिए, ये इसमें एक ड्राफ्ट प्रपोजल मिला है, फाइनल नहीं है ये। जैसे लगभग 11 पेज का ये है, मैं बस स्क्रॉल डाउन करके फटाफट इसको करता हूँ। आप किसी भी एजेंसी में अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ओवरव्यू जो है ना ऐसा ही रहने वाला है। जैसे समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपकी सिनॉप्सिस से ही आपको मटेरियल मिल जाएगा, है ना। समरी यानी वो जो प्रॉब्लम आप जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अभी तक क्या काम हुआ, क्या आप करेंगे, कुछ उसका थोड़ा डेवलपमेंट, कुछ आइडियाज आपको देना है। उस पर ज्यादा काम नहीं, क्योंकि ऐसी इनोवेटिव प्रॉब्लम है, पहली बार आपने आइडेंटिफिकेशन किया है ऐसी प्रॉब्लम का, तो उस पर ज्यादा काम नहीं हो सकता, आपको नहीं मिले। तो आप अपने आइडिया, इनोवेटिव कुछ आइडिया है आप क्या करेंगे उसके बारे में बता सकते हैं। क्या आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट 2 और 3 पॉइंट्स बुलेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ लिख दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 8 से 10 8 to 10 पॉइंट्स अगर आपने दे दिए ना, तो प्रपोजल आपका रिजेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप पिन पॉइंट कि आप ये काम करेंगे, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो आप काम कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वर्क प्लान क्या है, यानी मेथोडोलॉजी क्या है, क्या आप मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं। इसके बाद में आपने, जैसे मैंने कहा ना कि ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया है, सिनॉप्सिस के ड्यूरेशन या काम आपने स्टार्ट किया उसके बाद में है, अगर कोई पब्लिकेशन आपका है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटीज है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या फैसिलिटीज है,
ठीक है ना, वो इसमें डिटेल्स आपको देनी होगी। कुछ एक्सपर्ट्स आपको सजेस्ट करने होते हैं इसमें कि कहाँ कहाँ पे आपका प्रपोजल इवेल्युएट हो सकता है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। 5-7 लाख, 8 से 10 लाख। तो ये एक मैंने एक रफ ड्राफ्ट मैंने बोला है, लेकिन इसमें मेन चीज आपकी है, एक तो समरी हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मैथोडोलॉजी हो गया। ये इसका मेन जो जिसको हम कहें ना कि इसका हार्ट प्रॉब्लम का, वो क्योंकि इवेल्युएट इसी के बेसिस पे होना है। कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो पूरे प्रपोजल को नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं कि ओनली समरी को देख लेते हैं, समरी से और आपके ऑब्जेक्टिव से आइडिया लग जाता है कि ये कैंडिडेट क्या करना है। यस, और किसी का कोई सवाल तो बोलिए। हेलो सर। आपने जैसे बोला कि हमें कोलैबोरेशन बनाना पड़ेगा, मतलब अगर उसको प्रेजेंट करना है अपने पेपर को, तो हम लोग कैसे डायरेक्ट उन लोगों को कुछ मेल भेजेंगे या फिर उनको कॉल कर, जो इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोलैबोरेशन पेपर पब्लिकेशन के लिए नहीं है ये। क्या नाम आपका? प्रियंका जी। पेपर पब्लिकेशन के लिए कोलैबोरेशन नहीं चाहिए हमें। कोलैबोरेशन जैसे आपके सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो आपने क्या किया, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपने कोई काम किया, ठीक है ना। हाँ जी। अब आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं ना, वो हो सकता है कि उस इंस्टीट्यूट के पास में आपके काम के लिए कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना। जैसे आप अच्छा, हाँ सर। जिस रिसर्च सेंटर पे आप काम कर रही हैं, हो सकता है वहां ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? हाँ, कुछ लोकल बॉडीज या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे हेल्प मांगेंगे ना। तो वहां उस केस में आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए वो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो फैसिलिटीज मुझे चाहिए, जैसे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है ना, कुछ रिसर्च पेपर आपको पढ़ना है, तो या कुछ इंस्ट्रूमेंटल हेल्प आपको चाहिए, तो आप जिस इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस इंस्टीट्यूट में आपके फील्ड में कौन काम कर रहा है, यानी आपके सब्जेक्ट में कौन फैकल्टी काम कर रहा है, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे। दूसरे तो ये तो हो गया, ये नेशनल कोलैबोरेशन। हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ एक मिनट पूरा सुनिए। तो आपने क्या किया, उससे कोलैबोरेट किया, आपने उससे कांटेक्ट किया, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करी और उन्होंने आपको परमिट कर दिया, ठीक है। सर अब आपने उन्होंने आपको परमिट किया, आपने उनकी फैसिलिटीज को यूज किया। हाँ जी। तो अब रिसर्च की एथिक्स क्या कहती है कि अगर आपने उनकी फैसिलिटी को अवेल किया है, तो जिस प्रिंसिपल, जिस टीचर या जिस फैकल्टी के थ्रू आपने काम किया है, जिस फैकल्टी ने आपकी हेल्प की है, उसका नाम रिसर्च पेपर में आना चाहिए ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये आपका नेशनल कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें आपको पैसा इन्वॉल्व नहीं है, हाँ जी लेकिन आपने उसकी फैसिलिटी को यूज किया। सर। जैसे मैं अभी केमिस्ट्री के स्टूडेंट का सवाल था, जैसे मान लो कोटा यूनिवर्सिटी में हमारे पास में एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर अवेलेबल है, एक मशीन ऐसी अवेलेबल है जो केमिस्ट्री में जनरली यूज होती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में कोई बच्चा काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, ठीक है ना। अब एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हम गए, हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर अवेलेबल है, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट में XRD अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो वो वर्किंग में नहीं है। समझ गए ना आप? तो एक फैसिलिटी आपके इंस्टीट्यूट में है, दूसरी फैसिलिटी दूसरे इंस्टीट्यूट में है, तो आप एक काम यहाँ पे करिए, दूसरा वहां करिए, और वहां का जो आपने मेंटोर सिलेक्ट किया है, उस मेंटोर का एक्सरे का काम आप अपने यहाँ पे करिए। ये है ठीक है सर। जैसे स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटीज है लंदन वगैरह में, तो हम उनसे भी कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वहां पे कभी क्या है, कुछ इंस्टीट्यूट तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डेटा एनालिसिस कर देते हैं सर, कुछ इंस्टीट्यूट है वो वहां पे आपको कुछ उनका प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस, अगर आप प्रोजेक्ट आपके पास कोई नहीं है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट, तो कहाँ से पे करेंगे? फील्ड विजिट का पैसा नहीं है आपके पास, ट्रेवल ग्रांट का पैसा नहीं है आपके पास। तो ट्रेवल ग्रांट, ये जो मैंने अभी सारी लिस्ट डिस्कस की ना, ट्रेवल ग्रांट तो
हर इंस्टीट्यूट देता है। आप हाँ किसी जी। भी फंडिंग एजेंसी के पास चले जाइए, आपको ट्रेवल ग्रांट के में 25 आपको टीएडीए भी मिलेगा, एयर फेयर भी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आना जाना आपको हो गया, कुछ आप इधर से एडजस्ट करिए। तो फंडिंग एजेंसीज के पास में काफी प्रॉब्लम, अगर आपकी एक बार अच्छी प्रॉब्लम है तो फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। तो कोलैबोरेशन का मीनिंग यह है कि जो आपके सर। पास अवेलेबल है, हाँ, एक एमओयू टाइप हुआ हो, आप उनकी हेल्प करिए, वो आपकी हेल्प। यस सर। दिस इज नेशनल कोलैबोरेशन, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एप्लीकेबल। तो सर वो फंडिंग वाला काम वो लोग ही करेंगे, मतलब हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट कुछ हेल्प करेगा? नहीं, ये जो फंडिंग का मैंने आपको कहा, ये हाँ जी। कुछ स्कीम्स में क्या है कि जैसे आप कहाँ किस कॉलेज की स्टूडेंट है? सर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। कौन है सुपरवाइजर आपके? सर डॉक्टर विजय सर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा तो कुछ फंडिंग कर सकती है, हो सकता है आपकी कुछ मदद कर दे रिसर्च के लिए। लेकिन कुछ जैसे मान लीजिए हम गवर्नमेंट कॉलेज बारा की बात करें, वहां के किसी हाँ स्टूडेंट जी। की बात, तो वहां तो ये मान लो कि वो रिसर्च स्टूडेंट अपने सुपरवाइजर को भी चाय भी अपने पैसों की पिलाते हैं। ये स्थितियां हैं गवर्नमेंट, कई सेटअप्स में ये प्रॉब्लम्स है। तो वो बच्चा कहाँ जाएगा सर? आप अल्टरनेट तो बताइए हमें। उसका अल्टरनेट ये है कि वो बच्चा, पहली बात तो ये है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करे जो लिस्ट में अभी दे रहा हूँ, जो हाँ जी। इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट उसका काम कर दे, है ना, उनकी फैसिलिटीज उसको अवेल कर दे। देखिए, वो मैन 1-to-1 रिप्रेजेंट करता है आपके सुपरवाइजर के उस इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट है या नहीं है, आपको कोई बिल्कुल। एंटरटेन नहीं करना, हाँ जी। ठीक है ना। उसका है, आप अपने सुपरवाइजर को कहिए कि सर मेरे को यहाँ पे ये काम है, तो वो अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स निकालेगा, सर ठीक है। सर। तो आपका इसमें क्या है, देखिए रिसर्च में एक स्टेप बाय आप फर्स्ट डे तो क्वालिटी रिसर्च कर नहीं सकते ना, हाँ जी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है आपको ये लगे कि एक 1 ईयर 2 ईयर निकल गया, सर हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, हमें ऐसा लगता है कि हम तो रिसर्च को छोड़ देते हैं, ऐसा भी लगता है कभी कभी रिसर्च स्टूडेंट्स के माइंड में आती है ये बात। तो ऐसे केस में आपको पटअप ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा रहिए, डिटरमाइंड रहिए और अपना काम करिए, ईमानदारी से आप अपना काम करिए। तो उस केस में आप कोलैबोरेशन आपका अगर एक बार डेवलप, क्योंकि कोलैबोरेशन के बिना रिसर्च, देखिए मैंने कहा ना कि टीम वर्क, यानी आजकल एक स्लोगन चलता है ना कि हर टीम के लिए काम और हर काम के लिए टीम, समझ रहे हैं आप? तो टीम वर्क के बिना आप कुछ नहीं कर सकते रिसर्च के। हाँ पहले जी। होता था कि हर व्यक्ति के लिए काम और हर काम के लिए व्यक्ति, अब ऐसा नहीं है, अब इंडिविजुअल का कंसेप्ट खत्म। ग्रुप। हाँ, टीम में आपको काम करना होता है, यू शुड गो इन टीम वर्क अगर आप सर करेंगे। जी, सर आप प्लीज लिस्ट प्रोवाइड करवाइएगा। वो मैं आप कोई सा भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे उस व्हाट्सएप पे नमस्ते करके भेजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। बताइए। 9414 9414 787629 941478 7629 787629। जी, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी का? हेलो सर। जी सर सोशल साइंस में तो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे हमारे होम साइंस है, तो फिर हम लोगों के लिए है कुछ? हाँ, मैंने बताया ना बेटा, होम साइंस का भी, जो ये फूड, जो डेयरी इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, जैसे हमारे गाइड है, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा जैसे न्यूट्रिशन पे आप करना चाहते हो तो आप कोई भी है ना केमिकल वगैरह की जांच नहीं कर सकते, बायोटेक मतलब जांच वगैरह करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप वो यूज नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो फिर इसमें नहीं, आप कर सकते हो, आप परमिशन लेके सब कर सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको परमिट करता है ना, बस आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना, दिस इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, इसका कोई मिसयूज नहीं करेंगे। अगर आपने ये अंडरटेकिंग दे दी है तो दिक्कत क्या है उसमें? हाँ, जो हमारी लैब्स है, अभी मैं प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस करूंगा, जो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को। जैसे आप BRC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जी। जैसे दूसरा मैंने डिफेंस जो हमारा DRDO है उसकी हम बात करें,
ये ऐसी लैब्स हैं जहां पे एक्सेस आसान नहीं है। वहां अंदर क्या चल रहा है आप वो आपसे ऐसा कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहां का कोई कोलैबोरेटर आपको मिलता है ना, आपने कोई काम दिया तो वो आपका एनालिसिस वाला पार्ट करके दे देंगे, लेकिन आपको अंदर एंट्री नहीं होगी। वो कुछ उनके सिक्योरिटी रीजन है। जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी क्वेरी है, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है ठीक है। और मेरा जो फील्ड रहेगा ये जो मेरा टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का है, ईएलटी का। तो मुझे इसमें आप जो का या बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन का में था, मेरा कौन सा रहेगा थोड़ा सर? आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा बेटा, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। एक बार वापस रिपीट करिए, समझ में नहीं आया मुझे। आपका वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ ब्रेक आ रहा है वॉइस के अंदर। ये मेरी आवाज? वापस हाँ हाँ आप बोलिए, वापस रिपीट करिए। जी सर, मेरा सब्जेक्ट जो है मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है और मेरा जो रिसर्च टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का रहेगा। ठीक है। तो जैसे मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्कूल में जाके रिसर्च करनी है तो वहां पर जो फंडिंग एजेंसी मेरी रहेगी वो यूजीसी वाली रहेगी इंग्लिश या के फिर लिए आपने जो और भी लिस्ट बताई थी उनमें से? नहीं जी नहीं, सर। इंग्लिश के लिए तो आपको तो कुछ डेटा कलेक्शन या उसी फील्ड ट्रिप चाहिए ना, फील्ड ट्रिप करेंगे ना तो। सर मेरा जो रिसर्च रहेगा ना वो एम्पेरिकल का रहेगा और केस स्टडी का रहेगा, यानी कि मुझे वहां पे जाके पार्टिसिपेट करके या फिर वहां पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, सैंपलिंग लेकर के, जैसे ऑल ओवर राजस्थान रहेगा मेरा ठीक है, कोई यूनिवर्स। दिक्कत नहीं है तो उसमें। उसके लिए आप जैसे यूजीसी में कांटेक्ट करिए, यूजीसी की साइट को देखना पड़ेगा। यूजीसी स्कीम पे जाना पड़ेगा, डीएसटी इसके लिए सपोर्ट नहीं करती है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर एक सुपरवाइजर के पास जेआरएफ स्टूडेंट और विदाउट जेआरएफ स्टूडेंट जाता है तो जेआरएफ स्टूडेंट को तो फेलोशिप मिलती है, और पर सुपरवाइजर को भी फंडिंग मिलती है क्या सर? जेआरएफ जैसे सीएसआईआर दे रही है या यूजीसी दे रही है तो? नहीं, किसको सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं आप? जी सर। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उसको। सुपरवाइजर केवल अपना स्टूडेंट? नहीं, सुपरवाइजर को कुछ नहीं मिलता है। सुपरवाइजर तो जी को तो सर। जनसेवा करनी है बेटा, कुछ नहीं मिलेगा। जी अगर सर। कोई सुपरवाइजर मांगता है स्कॉलर से ऐसा जी तो वो एक एथिक्स के खिलाफ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सर। सर नेट स्लेट वालों को भी मिलती है ना स्कॉलरशिप? तो राजीव गांधी जो अभी स्कीम आई थी उसमें। वो आपको, हाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास में, जैसे हमने यूनिवर्सिटी ने भी उन कैंडिडेट का जिनको कहीं से फेलोशिप नहीं मिल रही है उनका प्रपोजल हमने भेजा हुआ है। तो वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वो प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास जाएंगे, इवेल्यूएट होंगे, उसके बाद में वो फेलोशिप अवेलेबल है। 8,000 या कुछ है उसके अंदर। एग्जैक्ट जेआरएफ अमाउंट अच्छा नहीं है सर, उसमें। जैसे मैं आर्ट्स कॉलेज, जी मैं आर्ट्स कॉलेज गई थी तो मैंने पूछा था वहां पर इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने बोला था इस ईयर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी स्कॉलरशिप की स्कीम आएगी या नहीं। अभी आयुक्तालय आप कांटेक्ट प्रिंसिपल के कांटेक्ट में रहिए मैडम, ठीक है? आप ओके प्रिंसिपल के सर। कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि ये आयुक्तालय जी ही सर। डील करता है इसको, है ना, इसी स्कीम को। ओके सर। ओके सर। जी सर, ये 7 और 8,000 विदाउट नेट और जेआरएफ वालों को मिलता है क्या सर? नॉन नेट कैंडिडेट्स को देखो अभी तक तो कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन कोई ये यूनिवर्सिटीज की अलग अलग, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी देती है जो नॉन नेट कैंडिडेट्स हैं उनको। अभी जी सर। हमारी हाँ यहाँ ऐसा कोई अभी प्रपोजल नहीं है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं इस संदर्भ में। लेकिन अभी एज ऑन टुडे कोई फेलोशिप नहीं है नॉन नेट के लिए। सर अभी पिछली गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने निकाली थी ना सर एक, केवल नेट वालों के लिए जो एससी और एसटी कैटेगरी है, भीमराव अम्बेडकर हाँ वो स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट। वो नेट के लिए थी बेटा, नॉन नेट के लिए नहीं है वो जी सर। जेआरएफ। हाँ, जिनको जेआरएफ नहीं मिल रहा है ना, जैसे नेट जी जेआरएफ है सर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, जी लेकिन सर। ओनली नेट है, ओनली
उनको। बाकी नॉन नेट के लिए कई इंस्टीट्यूट्स की अपनी फेलोशिप्स है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 8,000 देता है ऐसे स्टूडेंट्स, वो उनके जी प्रपोजल को सर। इवैल्यूएट करके देता है। 8,000 जी सर। मतलब 8,000। 8,000 पर मंथ। सर वन अनदर क्वेरी मेरी, जैसे अभी पिछली गवर्नमेंट ने 20,000 पर मंथ जिनका सेट नेट है उनके लिए रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप के लिए वो प्रपोजल निकाला था, क्या वो अविल है अभी, मतलब चालू हो गई उसकी या नहीं हुई? नहीं, वो होगा, उसकी लास्ट डेट अभी निकल चुकी है। तो लास्ट ईयर जितने प्रपोजल्स गवर्नमेंट ने लिए थे वो हमने यूनिवर्सिटी की तरफ से तो भेज दिए हैं। तो वो हर साल रिन्यू होगी, तो डेफिनेटली वो तो मार्च है, मार्च एंड चल रहा है अभी तो देखते हैं, लेट्स सी। बाकी ये एवरी ईयर गवर्नमेंट में आस्क द प्रपोजल्स, वो आपको और अपने उसके उसके लिए एप्लीकेशन हमें रजिस्ट्रेशन के बाद में देना पड़ेगा सर? जो नया प्रिंसिपल आया उससे लेना। उसका है बेटा फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको उस कॉलेज में अप्लाई करना। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ सर, वो अभी अप्लाई कर सकते हैं हम या अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अप्लाई नहीं नहीं, करेंगे अभी सर? नहीं है, अभी आपने ज्वाइनिंग दे दिया ना, हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया सर हमने कोटा। तो वही ज्वाइनिंग होता है अब आजकल, आप अप्लाई कर सकते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। जो आपका डेट ऑफ तो ज्वाइनिंग है, सर वो उसका ज्वाइनिंग आपका फॉर्मेट मिल जाएगा से हमें? नहीं होगा, वो जो जिस दिन आपने किया कोर्स वर्क आपका स्टार्ट हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। यस यस, इसका फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा हमें? सर मैंने अपने गाइड से पूछा था तो उन्होंने बोला कि आपका जब कोर्स वर्क का एग्जाम हो जाएगा और एनरोल होगा उसके बाद जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा स्कॉलरशिप के नहीं लिए। नहीं, ऐसा जी कुछ सर। नहीं, सर ये ऐसा नहीं समाज है। कल्याण विभाग का पोर्टल ऑन होता है ना, तब सर भी साइन यही आते कहा। सर ये फॉर्म तो शायद। नहीं, ये समाज कल्याण से रिलेटेड नहीं है, इसको आयुक्तालय अपने लेवल पे डील करता है। और ये आप हमारे डीन पीजी ऑफिस है, जो जिस ऑफिस को मैं डील करता हूँ ना, तो आप जी एक बार सर। वहां पे आके अपनी यहाँ से फॉर्मेट भी ले सकते हो। मैं एक नाम बता दूंगा, मेरा नंबर अभी मैंने शेयर किया है ये आपको लोगों को, तो आप मेरे से बाद में क्लास के बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते जी हो। सर। तो वहां पे आप फॉर्मेट भी ले सकते हैं और उनसे उसे उसकी गाइडलाइन को भी देख सकते हैं। तो डीन पीजी पर का है? कोटा में ही यस तो है डीन डीन पीजी तो उदयपुर में। तो उदयपुर से हो गए। यस, बोलिए, चलिए चलते हैं आगे, अगर कोई क्वेरीज है। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। बोलिए। सर जैसे कोई व्यक्ति फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है और वो अपनी रिसर्च को थोड़ा अच्छा करना चाहता है, तो उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी से या किसी तरह की कोई है और वो जेआरएफ नहीं है, तो वो कैसे कुछ ले सकता है? आई मीन नेट है क्या वो? हाँ नेट है। नेट है ना, तो उसमें ये मैंने बताया ना, अपने स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसमें उस पे जाना पड़ेगा बेटा। जैसे सर वो किसी तो का केवल एससी और रिसर्च सर एसटी के किस लिए ही है सर। वो तो केवल नहीं सर एससी और एसटी के लिए ही है सर। नहीं, ना 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 ना, सबके लिए है। जो नेट सर वो क्वालिफाई है भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना नाम नहीं ही नहीं, उसका वो भीमराव अलग है अंबेडकर। वो अलग है, जिसके लिए आप कह रहे हैं वो अलग है बेटा। वो 4 साल के लिए पर मंथ 20,000 रुपये, वो वाली की बात कर रहा हूँ सर वो मैं। अलग है वो। ओनली सर इस साल के बजट में आई है, 2 साल तक मिलेगी, 20,000 पर मंथ मिलेगी, वो प्रीवियस बजट में पारित की थी गहलोत सरकार ने। 4 साल वो वापस होगी, वो तो कोई सरकार है, थोड़ी सरकार बदलने से पॉलिसी थोड़ी बदल जाती है। किससे पता लगा है यार जानिस का? सर ये जो राजस्थान गवर्नमेंट ये की जो मैडम तो स्कीम। बीमार है नंबर 1 की, ये तो यूं कहती है ये किसी बाकी को आप अपना माइक म्यूट करिए, ये अंजू जी तो माइक म्यूट करिए आप। सर ये जो यस, नेट वालों के लिए राजस्थान सरकार की जो स्कीम है, ये तमाम नेट वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी या इसकी कोई मतलब स्टूडेंट्स की कोई लिमिट है, इतने स्टूडेंट को मिलेगी इतने को नहीं मिलेगी? नहीं, ये सभी के लिए है। ये पहले आपके जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप हैं उस यूनिवर्सिटी लेवल पे इवेल्युएट होती है ये, और इवेल्युएट होके फिर वो अगर उनको लगता है कि ये बच्चे की इसको मिलनी चाहिए, वो स्टूडेंट डिपार्टमेंट इवेल्युएट करता है। तो अगर आपका फाइनेंशियली कंडीशन अगर नहीं है, आप बीएड नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है, तो डिपार्टमेंट रिकमेंड करेगा उसको। यानी हम इसमें ये जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नियम बता देता हूँ। जैसे एक्स डिपार्टमेंट की ने मुझे 4 स्टूडेंट का, जैसे वहां पे 10 स्टूडेंट काम कर रहे हैं ना, ठीक है, अब उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फेलोशिप नहीं मिल रही है, हो सकता है वो कहीं जॉब भी कर रहे हो,
वो कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे अपना। अगर वो फेलोशिप एक बार उन्होंने अप्लाई कर दिया तो वो जॉब छोड़ना पड़ेगा उनको। जैसे फेलोशिप उनको मिल गई तो वो पैरेलल जॉब भी नहीं कर, जॉब और ये फेलोशिप दोनों नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे 10 स्टूडेंट थे डिपार्टमेंट में, 4 ने अप्लाई किया, तो डिपार्टमेंट ने हमें 4 बच्चों का प्रपोजल भेजा है, हमने उस प्रपोजल को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो उनको मिलेगी 4। तो सर इसके लिए हमें गाइड से गाइड के पास जाकर फॉर्म अप्लाई करना है या यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना है? नहीं, ये आपके उस डिपार्टमेंट है जिस जो आपका रिसर्च सेंटर है ना, जी सर। रिसर्च सेंटर पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपका रिसर्च सेंटर। ओके कौन, कहाँ पे, आप कहाँ के स्टूडेंट है? सर, झालावाड़ गवर्नमेंट को पीजी कॉलेज हाँ, तो झालावाड़। झालावाड़ है तो अपने वहाँ पे झालावाड़ के जो प्रिंसिपल है डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन है इस चीज। सर वो बोलते कि आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जाकर अप्लाइड होगा, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि अभी हो जाएगा अप्लाइड। नहीं, अप्लाई तो आप कर सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम और ये चीजें लिखनी पड़ती है। तो आपका एक बार टाइटल फाइनल हो जाए ना बेटा, जी सर। उसके बाद अप्लाई करो आप। अभी कोर्स वर्क आप कर रहे हो, इसके बाद में अभी नोटिफिकेशन उनका आया भी नहीं है नेक्स्ट इस 24-25 का। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तब तक आपका टाइटल अगर फाइनल हो जाए ना, तो वो क्या उसी काम को फिर आप अपने रिसर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। जो ऑब्जेक्टिव लिख के देंगे ना आप, तो कम से कम आपका टाइटल तो फाइनल हो जाना चाहिए। ओके सर इसमें इनकम का भी कोई इशू है क्या? इनकम का अभी मुझे आइडिया नहीं है, एक बार मैं देख के बताऊंगा। थैंक यू सर। हेलो सर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में आप कह रहे थे, तो इसमें लैंग्वेज बैरियर होता है क्या? जैसे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक इंग्लिश मेरी अच्छी है। इंग्लिश हो जाएगी अच्छी, अच्छी हो आपकी जाएगी? इंग्लिश है ना, इंग्लिश हाँ। जो इंग्लिश स्टूडेंट है ना उनसे भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। इंडियन अपनी आदत होती है ना, जब हमारे सर पे पड़ती है तो ही सीखते हैं ना, जब हमें हाँ, जरूरत होगी तो अपने आप सीख जाओगे। यस सर। सही कह रहे हो सर आप, एकदम बिल्कुल। वाह, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्लास चलेगी या नहीं चलेगी? क्या सर आगे क्लास और चलेगी या फिर एक डिस्कशन होगा? अभी भैया आधी क्लास हुई है, अभी आधी और बची हुई है, ठीक है। अभी मैं 15 से 20 मिनट, उसमें डिस्कशन कम है, प्रॉब्लम्स है, इसलिए प्रॉब्लम को ज्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले। 15 से 20 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ इसको खत्म करने का। नहीं सर, इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये फेलोशिप जैसी बात है तो कहीं से भी पता करी जा सकती है ना। आप यहाँ मेरे डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। चलिए, तो अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में जो बात करें कि रिसर्च स्कॉलर्स को किस तरीके की प्रॉब्लम, जो अभी आप लोगों ने बोला ना, लगभग ये चीजें इसमें वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करें यहाँ पे, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन मैथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च। आप जैसे सर्टेन मेथड आप अप्लाई किए, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर को सीखने में आपको 1 से 2 साल निकल जाता है। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं पे अवेलेबल हो, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में 3 से 4 ऐसे टूल्स आपको, स्टैटिस्टिका, मैथमेटिका, SPSS, ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स का मैंने नाम बताया जो एनालिसिस के लिए ओरिजिन है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट को लगभग 1 साल 2 साल तो इन सॉफ्टवेयर को सीखने में इनका, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ पे, तो उस ट्रेनिंग की प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट का जिसका थीसिस वर्क 3 साल में हो जाना चाहिए, ये 4 से 5 साल 6 साल तक भी खिंच जाता है। सेकंड वन इज स्कोपिंग ऑफ डेटा, ये बड़ा मेजर इशू है। पुराना किसी स्टूडेंट ने काम किया, आपने सिनॉप्सिस, अगर हम आपकी सिनॉप्सिस का ही प्लेगरिज्म अगर टेस्ट करेंगे ना, तो पता चलेगा 50%, 70%, 80%। लेकिन आपको उस किस्मत है कि सिनॉप्सिस का टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ने अगर टेस्ट करना शुरू कर दिया ना,
तो फिर दिक्कतें आपके लिए आने वाली। तो यहाँ क्या है, जो कॉपिंग डेटा है, यानी पहले जिसने जो काम किया है, आपका काम नया है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अगर किसी का लैंग्वेज भी यूज किया है, आपने एज इट इज मैथडोलॉजी को उठा लिया, आपने उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से आपने एज इट इज कट पेस्ट मार दिया, तो ये भी हमारे यहाँ पे बड़ी मेजर प्रॉब्लम। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, किसी कारों में जो ट्रेंड आना चाहिए वो ट्रेंड आपका नहीं आ रहा है, तो आपने एक दो रो डेटा में चेंज किया, उसके स्केलिंग को चेंज किया, डेटा को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी सर्टेन फैक्टर से, और मल्टीप्लाई किया, मैनिपुलेट किया डेटा, और स्ट्रेट लाइन का रो मान लो लाना है आपको, नहीं आ रहा है तो आपने उस डेटा को वैसे ही एडजस्ट किया। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम इशू है। अभी अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की हम बात करें, तो ये रिट्रैक्शन वर्ड सुना है क्या किसी ने? देखिए रिट्रैक्शन, अभी हम ईयर 2023 की हम बात करें ना, तो लगभग 10,000 रिसर्च पेपर्स ऐसे थे जो रिट्रैक्शन में आए। रिट्रैक्शन का मतलब उन्होंने एज इट इज कॉपी किया है। और अगर आप किसी साइंटिस्ट का, ऑथर का अगर एक बार पेपर रिट्रैक्शन में चले गया ना, तो भैया आपका लाइफ टाइम आपका इमेज वो वैसा ही रहने वाला है। आप कैसी ही क्वालिटी रिसर्च कर, आपकी इमेज को कोई चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर, मैंने जैसे ये साइंटिस्ट है हमारे इंडिया का ही है मामला, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का मामला है ये एक, तो उस पर्टिकुलर ऑथर को तो मैंने हाइड कर दिया क्योंकि किसी का नाम खराब करने से कोई फायदा नहीं है ना। तो आप यहाँ देखिए ये पर्टिकुलर पेपर, ये डिट्रैक्शन इनमें लिखा हुआ है बाकायदा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, रूम टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिज्म इन प्योर एंड कोबाल्ट डॉप्ड CO2। ये जो पेपर है, इन्होंने क्या किया, अपने ही रिसर्च पेपर में कुछ डेटा इधर उधर मैनिपुलेट किया और उसको किसी दूसरे जर्नल में छाप दिया, पब्लिश कर दिया। तो अब आप अगर उस ऑथर का नाम डालेंगे ना, तो उस ऑथर के नाम को जैसे आप डालेंगे तो सबसे पहले यही पेपर ओपन होके आएगा, तो आपके दिमाग में उसका इनमें क्लियर पिक्चर आ गया कि भैया ये ऑथर तो गड़बड़ है। और फिर उसका जो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है ऐसे, क्योंकि उनके प्रमोशंस है, तो अगर किसी सिलेक्शन कमेटी में अगर इस तरीके के पेपर्स को अगर किसी ने प्रोड्यूस कर दिया ना, तो उसको दिक्कत होने वाली। तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 10,000 रिसर्च पेपर्स ऐसे थे इन 2023, जिसमें कि 10,000 ये पेपर्स रिट्रैक्शन, यानी कि कहीं से या तो डेटा कॉपीड है या फिर फेक डेटा के बेसिस पे दीज पेपर्स जनरेटेड बाय या पब्लिश्ड बाय दी ऑथर्स। तो ये इस प्रॉब्लम से ऐसा में अवॉइड करना है। चलिए से भले आपका रिसर्च है 6 महीने डिले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके की आपका खुद का डेटा प्रेजेंट करना, किसी दूसरे के डेटा को अपना नहीं बनाना। ये दूसरा मैंने एक और इशू बताया था अभी, लिटरेचर का एक्सेस नहीं है, लाइब्रेरी हमारा इतना रिच नहीं है, कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस कई जगह हम एक सिंगल फैकल्टी से कॉलेज चल रहे हैं, लाइब्रेरी वहाँ का रिच नहीं है, और लाइब्रेरी है तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की बात छोड़िए, मान पावर कट रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करे स्टूडेंट। तो ये जो एक्सेस है हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी, तो आप उस केस में प्रॉब्लम हमारा किस तरीके से दूर हो, आप अच्छे किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से कोलैबोरेट करिए, अपने सुपरवाइजर से बात करिए, तो डेफिनेटली आप, और मैंने आपको एक मेथड और बताया कि आप उस पर्टिकुलर ऑथर का ईमेल आईडी हर पेपर में होता है, उससे आप कांटेक्ट करिए, तो वहां से आपको वो रिसर्च पेपर्स, डेटा कलेक्शन और आप ये लिटरेचर को इकट्ठा वहां से कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू वहां से आप कर सकते हैं। आउटलुक ऑफ रिसर्चर, रिसर्च स्टूडेंट, वो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सुपरवाइजर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं बच्चे, पहले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, और वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पहले वो बता देते हैं कि अरे भैया इस फील्ड को तो मैं ही नहीं कर पाया, तू क्या करेगा। तो एक परसेप्शन जनरेट हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो जनरली हाँ आपको डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो आइडिया है, उस आइडिया आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, सुपरवाइजर आपका कन्विंस है, तो आप गो अहेड, उस केस में आपको करना चाहिए। सो आपके सीनियर कहते हैं कि इसमें आपको 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका
इनोवेट जो आपके आइडिया वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके काम में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक थ्योरी हुआ, एक रिसर्च हुआ, फिर दूसरा रिसर्च आपने किया, तो आप अपने आप कंपैरिजन करेंगे कि इनके डेटा से मेरे डेटा में वेरिएशन बहुत है, तो आपको ये लगेगा कि मेरा डेटा गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो पहले जिस ऑथर ने जो काम किया हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसमें उसकी स्टडी में कोई फ्लॉ हो, वहां कोई मेजरमेंट का प्रॉब्लम हो, तो यहाँ आपका जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसको रिफ्लेक्ट करिए, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए ना। अगर आपका थ्योरी, आपका टेक्नोलॉजी ठीक है, मेथड आपका ओके है, आपका एनालिसिस पार्ट ओके है, तो जो डेटा आया उस डेटा को आप रिफ्लेक्ट करिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का मैंने आपको बोला, जैसे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप नहीं जा सकते, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां आप, जैसे DRDO मैंने आपको बोला, BRC मैंने आपको बोला, कुछ CSIR की लैब्स में आप नहीं जा सकते, लेकिन आप वहां पे कोलैबोरेट करके, वहां की किसी साइंटिस्ट से आप कोलैबोरेट करके वहां की फैसिलिटीज आप जरूर यूज कर सकते हैं। आपका एंट्री वहां नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आप यू में कोलैबोरेट, the supervisor may collaborate the scientist and you may complete your task, आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको PhD को फॉर्मेलिटी ना समझे, क्योंकि आपका काम एक जनरेशन के लिए आप कर रहे हैं ना, इसको फॉर्मेलिटी ना समझे, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके साथ, आपके मरने के बाद में भी आपके साथ रहेगा ये काम, है ना। आपकी रिसर्च तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि थीसिस आप नहीं है दुनिया में तो थीसिस आपकी खत्म हो गई, नहीं, आपका काम रहेगा। ऑनलाइन डेटाबेस अवेलेबल है, तो आपका काम हमेशा लाइफ टाइम रहने वाला है ना। तो काम ऐसा करिए जिसमें आप एंजॉय करें और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। पब्लिशिंग का प्रॉब्लम मैंने बताया, एक्सपेंसिव है, इसके लिए वही है फंडिंग एजेंसीज से हम कोलैबोरेट करें। और दूसरा एक तरीका बताया मैंने आपको, एडिटर से कहिए कि भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो कहेगा कि अभी $100 लगेंगे, फिर कहो भैया कुछ भी नहीं है, वो 50 पे आ जाएगा, फिर बोलो कि भाई मैं तो कुछ नहीं दे सकता, तो वो हो सकता है वे ऑफ कर दे। तो ये आपको टेक्निक ऐसी आपको अप्लाई करनी, क्योंकि हमने कर रखी है ऐसा, हमने आज तक किसी पब्लिकेशन के लिए ₹1 नहीं दिया है कहीं पे, ठीक है ना। तो जिस टेक्नोलॉजी में ये टेक्निक आपको यूज करना चाहिए। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर्स, कोई आगे से आपके पास घर पे नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कन्विंस उनको करना पड़ेगा, उनमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा लास्ट यही है, आइडिया इज टू बी कन्वर्टेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। आपको जो आइडिया है डेफिनेटली आप कन्वर्ट करिए उसको और रिसर्च में, और आपका जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं वो हमेशा आपके साथ रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। कोई भी फैकल्टी, किसी भी स्ट्रीम का फैकल्टी हो, मैं अपने यूनिवर्सिटी की तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात करूँ, तो फैकल्टी किसी भी डिपार्टमेंट का फैकल्टी से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, कोई मना नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसा मेरा, आई एम कॉन्फिडेंट। नाउ यू मे आस्क, सेशन इज open for questions. सर नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, मैंने सर एक बुक लिखी है, उसको अब पब्लिश कराना चाहता हूँ। उसके लिए अभी क्या पहली है ये बुक, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? पब्लिशर कौन है? पब्लिशर का भी अब संपर्क करना पड़ेगा। अभी सब वो उसका टाइपिंग मैटर और तैयार है। नहीं, वो टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है? टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक है तो किसी अच्छे पब्लिशर से पहले कांटेक्ट करिए आप। ऑथर कितने हैं उसमें? ऑथर तो सिंगल में ही होंगे। तो पहले आपको किसी पब्लिशर को कन्विंस करना पड़ेगा।
बिना ISBN की कोई मतलब है नहीं, तो अच्छे पब्लिशर को कांटेक्ट करिए। किस सब्जेक्ट के आप? हिंदी साहित्य है सर। किसी अच्छे पब्लिशर से आप बात करिए, अगर वो कन्विंस। तो आप इसमें कहीं फैकल्टी है क्या? हाँ फैकल्टी हो गया वहाँ पे यहाँ अटरू 12 गवर्नमेंट कॉलेज में? जी हाँ। हाँ, तो आप ये जो अपने अच्छे पब्लिशर्स है ना, जैसे आपका अगर टेक्स्ट बुक है और आपको लगता है कि ये UG या PG के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, तो आप उनसे एक जी बार कॉन्टेक्ट। सिलेबस पे बेस्ट लिखा होगा, टेक्स्ट बुक आप बता रहे हैं, तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को तो कवर कर रही है ना वो। नहीं सामान्य है, जैसे मेरे विषय के जो प्रमुख साहित्यकार है उनकी खास जानकारियां हैं, उनके विशेष जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है, या कुछ मुख्य कोटेज उन्होंने उनके हैं, या कथन है, पंक्तियां हैं, ये सब। तो उत्पादन किया एडिटेड बुक है वो, तो एडिटेड बुक है बेसिकली वो। एडिटेड हो गई वो वो तो एडिटेड ही, वो संपादित ही है सर। तो उसके लिए तो देखो पब्लिशर एक बार सर्च करिए। बाकी जो टेक्स्ट बुक टाइप कोई होती है ना, तो उसके लिए तो आप आगे से कांटेक्ट करते हैं। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर बेस्ट बुक लिखी है, तो एडिटर आपके पब्लिशर आपसे कांटेक्ट करेंगे उसके। तो अब इस मामले में कैसे क्या किया जाए? इस मामले में एक जैसे बार वो एडिटेड है, वो जो सामग्री है इधर इधर उधर बिखरी हुई थी, या कुछ उसमें नया भी जोड़ा गया है, लेकिन पूरी तरह से मौलिक नहीं है वो, ये बात तो तय है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारी बिखरी हुई सामग्री को, जैसे कोई एक लेखक विशेष है, उसकी संपूर्ण जानकारी 4-5 पृष्ठों में उसको समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो आप हिंदी के हैं, एक बार हिंदी के पब्लिशर्स, 2-4 पब्लिशर्स को आप जानते होंगे ना, उनसे उनका क्या रेस्पॉन्स है, उनसे बात करिए। जी नहीं, अभी तो मतलब अभी तैयार हुई है जैसे। हाँ, तो आप एक बार है ना, मेरा इसमें यही सजेशन है कि पब्लिशर का जो है ना, वो इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। तो पब्लिशर ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान साहित्य अकादमी को भी लिख सकते हैं सर, वो भी देते अगर हैं वो फंडिंग। बिल्कुल आप कन्विंस अगर हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। एक बार वो इवेल्युएट करेंगे अपने लेवल पे। अगर उनको साहित्य परिषद को लगता है, अकादमी को लगता है कि ये यूजफुल है, तो वो तो फिर गवर्नमेंट प्रेस होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी थैंक यू सर। और कोई नहीं है क्वेरी किसी का? सर मेरा एक सवाल है इसमें जी। जैसे सर मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें कई बार जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं हम, ठीक है ना, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद जब उसको लिखते हैं तो चीजें कई बार एक जैसी हो जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय है सर? जैसे कि लैंग्वेज भी कई बार मतलब एक जैसी हो जाती है, क्योंकि उसी चीज पे कर रहे हैं, उसी का लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो वही चीजें वापस लिखने में आती है। धीरे धीरे उसको अपने अंदाज में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई चीजें सिमिलर होती जाती है कई बार, तो उसके लिए क्या सजेशन है? लिटरेचर कौन सा, हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर? मेरा उर्दू लिटरेचर है। उर्दू लिटरेचर। देखो इसमें आपको है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि जितना आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, मतलब जब आप सिनॉप्सिस राइटिंग कर रहे हैं ना, तो सिनॉप्सिस राइटिंग के टाइम के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आपने सीधे ही सिनॉप्सिस बना दिया, ऐसा तो है नहीं। तो आपको लिखने से पहले आप जितना रिसर्च पेपर्स और पुराने जो थीसिस है, जो आप जो काम सोच रहे हैं ना, उससे रिलेटेड अगर कोई कुछ 5%, 10% है, आपको लगता है कि ये कुछ मेरे काम के हेल्पफुल है, तो उन थीसिस को आप देखिए। और उनमें जो रिव्यू वाला पार्ट है कि किस तरीके से कर रखा है ना, उसको आप उससे आइडिया मिलेगा आपको। लेकिन रिपीटेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर रिपीटेशन हुआ तो सिनॉप्सिस आपकी रिवाइज होने वाली है, क्योंकि वो सेल्फ प्लेगरिज्म है। फिर वो अगर आपने जैसे सेंटेंसेस के सेल्फ प्लेगरिज्म है, फिर वो तो जी जी वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है।
सर वो जीआरएफ की फेलोशिप के बारे में बताइए ना सर। फेलोशिप अभी बड़ी है, ये आई थिंक 30,000 के प्लस है, अभी रिवाइज हुई है, CSIR ने और UGC दोनों ने रिवाइज की। 37 होगी सर। हाँ 30 से ऊपर हुई है, प्लस HRA और है उसमें 37 प्लस 6,700 HR है कोटा का। तो कब से मिलना शुरू हो जाती है सर ये? हमने तो हमारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर दिए भैया, जिस दिन से यूनिवर्सिटी सर्कुलर आया उसी दिन से दे दिया हमने। क्लेम स्टूडेंट्स का क्लेम भी जो किया ना जिन्होंने, अच्छा वो क्या नाम से आपका एरियर क्लेम करते हैं स्टूडेंट्स में, तो वो भी हमने प्रोसीड कर दिया है। नहीं सर, जैसे कि मैंने भी अप्लाई किया था, जैसे मेरा वो कोटा में ही है रिसर्च सेंटर, तो वहाँ मैंने पेपर तो जमा करा दिए थे, तो जॉब तो मैंने पहले ही छोड़ दी थी, मतलब यहाँ से एडमिशन लेने से पहले ही मेरा जॉब क्विट हो गया था। ठीक है, तो मैंने क्विट कर दिया था, तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया था। वो सुपरवाइजर सर ने भी बोला था कि भाई तुम अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो अप्लाई कर दो, नहीं तो जॉब छोड़नी पड़ेगी तुमको। जिस दिन से फेलोशिप अनाउंस हुई है ना, जिस दिन से इंक्रीज हुई ना फेलोशिप, ठीक है, उस दिन अगर आपका ज्वाइनिंग है तो उसी दिन से मिलेगा। ज्वाइनिंग अगर पहले का है तो जिस डेट से इफेक्टिव हुई है वो उस डेट से मिलेगी आप। नहीं सर, मिलेगी तो ठीक है, लेकिन अकाउंट में कब तक आ जाती है सर? तो फंडिंग की प्रॉब्लम आती है सर। अब जॉब छूट गई है तो कई चीजें मतलब घर का खर्चा भी तो चला। नहीं, वो इसमें बेटा देखो क्या है कि डिपेंड ये करता है उससे सेंटर के ऊपर कि वो कितना, उनका अकाउंट सेक्शन कितना फास्ट है। और फिर जैसे अकाउंट सेक्शन से बिल वेरीफाई हो गए, आजकल तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है ना, ऑनलाइन ही होगा आपके भी? हाँ हमारा भी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन जब यहाँ से एक बार प्रोसेस हो गया तो अभी क्या मार्च एंड चल रहा है ना, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा अभी डिले हो जाए, लेकिन देर आए दुरुस्त बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। आ गई है सर, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोटा में तो आ गई है स्कॉलरशिप JRF वाले अकाउंट में। अच्छा, कोटा के अभी लोग अवेयर है ना, ये 23-24 वाले उसमें? दिसंबर को एडमिशन था, आ गई है। अच्छा, कितना रुपए आए? 1,24,000 रुपये। वाह, क्या बात है। स्टूडेंट का है अब हमारा। आज देखिए स्टूडेंट के जो अकाउंट में है, ये जो आजकल सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है ना पैसा। जी सर। तो इसलिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और अगर आप जितना अपना जैसे इसमें हर महीने की 10 तारीख तक आपको अपना बिल देना होता है, हमने तो मंथली कर रखा है यहाँ पे, तो आप बिल अगर टाइम पे सबमिट करते हैं तो 5 से 7 दिन हमारा प्रोसेसिंग लगता है, तो 1 वीक वहाँ लगता है, दिक्कत नहीं। सर हमारी तो अभी JRF चालू नहीं हुई। का डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जब प्रोसीजर उसमें फर्स्ट जो स्कॉलरशिप फेलोशिप है ना, उसमें टाइम लगता है। आपका ज्वाइनिंग के फर्स्ट में टाइम लगता है, उसके बाद में स्मूथ हो जाता है। सर कितना टाइम लगता है अप्रोक्स? लगभग 3 मंथ। थैंक यू सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये SC ST की स्कॉलरशिप के लिए, इसके लिए भी जैसे PhD में नेट सेट JRF कुछ चाहिए होता है क्या? नहीं। तो फिर इसके फॉर्म वगैरह का कैसे पता चलता है सर, जैसे कब कैसे क्या यूं? नहीं, इसमें एक तो JRF कैंडिडेट है उनको तो UGC देता है ना। जी सर। SIR UGC अगर जो JRF कैंडिडेट अगर ज्वाइन करता है तो। जी सर। अब कैंडिडेट अगर JRF नहीं है, SC/ST कैंडिडेट अगर नेट क्वालिफाइड है तो उसको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फेलोशिप देता है, और कुछ NDF जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी 1-2 स्कीम्स है, तो वो दोनों ही फैसिलिटी। SC/ST की मैं बात कर रहा हूँ, और जनरल कैंडिडेट के लिए भी अवेलेबल है ये, लेकिन उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट DST गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। नहीं, जैसे SC ST वाला नेट भी नहीं हो तो फिर उनके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती क्या? नेट अगर नहीं है तो नहीं होती। सर जैसे ये B.Ed वगैरह ये कोर्स करते हैं, इसमें तो होती है फ्री, इसमें नहीं कुछ होता? इसका मैं पता कर लेता हूँ, बाकी मेरी जानकारी में नहीं है अभी। क्योंकि जैसे कुछ भी पढ़ाई करते तो ज्यादा भी नहीं, पर थोड़ी तो सब में होती ही है कुछ तो यूं भाई होता तो होगा कुछ, तो थोड़ा नॉन बता। नेट के लिए नहीं है, जहां तक मुझे पता है नॉन नेट के लिए नहीं है। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार दिखवा देता हूँ मेरे ऑफिस को। जी सर। सर सेट के लिए तो है ना, कुछ लोगों का सेट भी है, मेरा भी सेट है 2013 का, तो सेट के लिए तो है। स्टेट गवर्नमेंट का? यस, ठीक है।
वो मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी भी देती है ना, जैसे नेट और सेट कैंडिडेट को यूनिवर्सिटीज भी देती है, कॉलेजेस भी देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की भी स्कीम है उसके लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी के लिए है, वो सबके लिए है। अंबेडकर स्कीम वो अलग है, वो ओनली स्पेसिफिक है, वो उसमें भी आपको नेट होना पड़ेगा। लेकिन और उसमें कंडीशन ये है कि आप कहीं दूसरी जगह से, किसी एनजीओ से आपको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है, उसकी कंडीशन ये है कि एट ए टाइम आप 2 जगह से फेलोशिप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जब जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो टॉपिक ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए क्या? एज एन अभी तो लिटरेचर रिव्यू चल रहा है, तो जब अप्लाई करें तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि हमें टॉपिक डालना पड़ता है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजना होता है बस। ओके सर, थैंक यू। टॉपिक जरूरी है। सीएसआईआर फेलोशिप में मांगते हैं सर। तो उस अगर केस में यूजीसी की फेलोशिप है तो नहीं मांगते, पर सीएसआईआर की फेलोशिप में टाइटल वगैरह और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। नहीं, एग्जैक्ट टाइटल थोड़े मांगते हैं। थोड़ा मैंने कहा ना आपको अभी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कही ना, टाइटल एक बार सोच लीजिए आप, लेकिन एग्जैक्ट टाइटल वहां भी नहीं मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सीएसआईआर का तो सर मांगेंगे, क्योंकि मैंने गलती से सीएसआईआर का फॉर्म डाउनलोड कर दिया, तो वो परफॉर्मा वगैरह भर दिया था, फिर बाद में पता चला मेरा यूजीसी फेलोशिप है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी सीएसआईआर के परफॉर्मा में डिटेल वगैरह मांगी थी टाइटल की, तो मैंने भरी थी उसमें। यूजीसी में नहीं मांगते, सीएसआर में टाइटल मांगते हैं। फर्स्ट स्कॉलरशिप में नहीं मांगते हैं, फर्स्ट स्कॉलरशिप में नहीं मांगते हैं, लेकिन आपका जो टाइटल, जैसे जिसने ज्वाइन किया ना, तो ज्वाइन करते ही सिनॉप्सिस थोड़ी हो जाती है। आप कुछ सोचो ना इस चीज को, जैसे आज आपने ज्वाइनिंग किया, ठीक है, तो आज आपका टाइटल थोड़ी डिसाइड हो जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उस टाइम तो सर ज्वाइनिंग रिपोर्ट ही अपलोड होती है। वही होती है, और अभी भी यही है। एक बार मैं और देख लेता हूँ इसको, सीएसआईआर हमारे नोडल ऑफिसर से मैं बात कर लेता हूँ। बाकी मेरी जानकारी में तो यही है कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे ना, बस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बेसिस पे आपका इवोल्यूशन होना स्टार्टिंग में। जी सर। आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर एक क्वेश्चन है आपसे। सर ये स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है नेट वालों के लिए, तो सर ये एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए भी है क्या? के लिए हो एवरीथिंग। बिकॉज सर उसमें लिखा हुआ है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वालों को मिलेगा। तो सर जितने भी एजुकेशन वाले हैं उनको जो बीएड कॉलेज दिए जाते हैं सेंटर के लिए, रिसर्च सेंटर के लिए, और वो सारे प्राइवेट हैं सर। तो सर क्या हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें अप्लाई करना चाहिए उसके लिए या नहीं? अभी आपका रिसर्च सेंटर क्या है? सर भगवती टीटी कॉलेज है गंगापुर सिटी में। मैं देख लेता हूँ इस विषय को ना। जी मैं सर देखता हूँ। बिल्कुल, आप सर प्लीज बताइए इसको, क्योंकि सर कोई नहीं बता पा रहा है इस चीज को कि हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका प्राइवेट का, मैं एक बार देख के बताता हूँ। लेकिन सर जैसे देखा जाए तो सर पीएचडी तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से ही चल रहा है। नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च सेंटर है ना, रिसर्च सेंटर सारे प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स को फिर कंपाइल करके फिर गवर्नमेंट को भेजता है, आयुक्तालय को। जी सर। उस पर्टिकुलर में यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है, मतलब रिसर्च सेंटर हमें नहीं भेजता है यूनिवर्सिटी को, वो डायरेक्ट आयुक्तालय को भेजता है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मैं देख लेता हूं। क्योंकि सर बीएड कॉलेज तो सारे ही प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट तो एक भी नहीं है यहाँ पे राजस्थान में। देखते हैं उसको। जी सर, थैंक यू सर। जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, वो लेफ्ट कर सकता है। क्योंकि इसमें मेरा मानना है कि 30% स्टूडेंट है जो सीरियस है, बाकी तो अटेंडेंस के लिए ज्वाइन किया है बाकी सब।
बाकी लोग सर 30 सिर्फ पैसे पैसे के बारे में पता करने के लिए ज्वाइन हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या कह रहे हो? अरे सर मैं तो बहुत सीरियस हूँ, बहुत पूरी बातें सुन रहा हूँ आपकी सर। मुझे तो सर ऐसा लगता है मुझे सर ऐसा लगता है बाकी लोग सिर्फ पैसे की जानकारी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं सर मैं तो बहुत सीरियस हूँ, आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ सर। नहीं तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना, मैंने कहा आप 33% में हो, 35 में, आप उसमें काउंट कर लो अपने आप को। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर एक बात और, सर ये लोग सब रिसर्च करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन छोटी सी क्यूरी कहीं से रिसर्च नहीं कर सकते, कहीं से सर्च नहीं कर सकते, सब सर से ही पूछ रहे हैं। नहीं, पूछना चाहिए, हम वैसे बैठे इसीलिए हैं क्योंकि ये सारे दिन का टाइम मिलता नहीं है ना आप लोगों को, सारे दिन आप मोबाइल चलाते रहते हो, लेकिन मोबाइल पे अपना रिसर्च सर्च नहीं करोगे। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन। सर मुझे तो बचपन के दिन याद आ रहे हैं, सुबह 10:30 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास में बैठना। सर आपकी क्लास में एक चीज फील की है मैंने तो, कि कुछ क्लासेस जो अभी कोर्स वर्क के अब ले रहे हैं उसमें तो ऐसा डरा देते हैं कि पीएचडी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी क्लास में ये लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। एंजॉय करो, आप जितना एंजॉय करोगे ना उतना ही आपका काम Yes. क्वालिटी का होगा, मेरा मानना ही है। ब्रेन स्ट्रेस बिल्कुल आप नील कर देते हो, आपकी क्लास में ये फील किया है मैंने। और कुछ क्लासेस ऐसी भी हुई है जिन्होंने तो इतना डरा दिया लोगों को पीएचडी हो ही नहीं पाएगी। वो उनकी डर के हुई होगी ना जिन्होंने कहा। सर आपका सब्जेक्ट क्या है सर? आपको क्या लगता है? फिजिक्स है मेरा। फिजिक्स है फिजिक्स है सर। पूरा परिचय देने के बाद पूछ रहे हैं अभी सब्जेक्ट क्या है। सर मैं थोड़ा सा लेट आया था, लेट लेट ज्वाइन की थी मैंने। चलिए कोई बात नहीं। Sir, if the session is over from can we leave? हाँ ठीक है, आप मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, आप अच्छा करिए और अच्छा क्वालिटी वर्क काम करेंगे तो इससे क्या है, आपके सुपरवाइजर का भी बेसिकली आपका नाम उनसे जुड़ा हुआ है ना, तो आप अपने सुपरवाइजर आप अच्छा करेंगे, सुपरवाइजर डेफिनेटली आपको, वो भी दोनों का रिकॉग्निशन है उससे। आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो उससे सुपरवाइजर का नाम भी खराब होगा, ठीक है ना। जितना आप करें, क्योंकि ये 3 से 4 साल का आपका पीरियड आपकी पूरे लाइफ को रिफ्लेक्ट करेगा। ये अगर आपको टीचिंग लाइन में रहना है, रिसर्च फील्ड में रहना है ना, तो आपको क्वालिटी वर्क अभी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्वालिटी, अगर लाइफ टाइम रिसर्च करना है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर है आप, एसोसिएट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो ये रिसर्च आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा यही है, बेस्ट विशेष है, आप अच्छा करिए एंड गो अहेड, और ऐसा करिए सोसाइटी के लिए कुछ करिए ना, ऐसा रिसर्च करो जिससे कि डेफिनेटली सोसाइटी को कोई बेनिफिट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर। Thanks a lot. सर लगभग उस टाइम तो कपड़े जमा रहे हैं। सर आप लेफ्ट हो गए क्या? सर नहीं अभी हूँ मैं सबसे लास्ट में आऊंगा लेफ्ट। आपके नंबर, फोन नंबर, बोलिए। हाँ फोन नंबर रिपीट कर देंगे नंबर मैंने दिए ना, 1 2 9414। हाँ ओके, आगे सर 787629। 787629। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।
आज मैडम थोड़ी लेट आएंगी, है नहीं। रुको मैडम, बाहर कौन सी बैठी है? भाई जी, हाँ भाई जी आएंगे, आएंगे।